ज्ञानदीप यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए हिंदी व्याकरण का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक अलंकार अलंकार जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हिंदी व्याकरण का। सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि अलंकार क्या है, कि कोई भी पंक्ति देख के पहचान नहीं पाएंगे कौन सा अलंकार है। तो मैं इसे ट्रिक के जरिए और बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगी। आप लोग को कभी भी अलंकार को समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आपके लिए इस सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं अलंकार है, बहुत ही आसान तरीके से और ट्रिक के जरिए समझाऊंगी। तो चलिए देखते हैं अलंकार क्या है। अलंकार क्या है, तो आपको बता दें कि सबसे पहले तो यहाँ पे अलंकार से आपको दो क्वेश्चन यही पूछ लिया जाता है कि अलंकार का अर्थ क्या है। तो अलंकार का अर्थ है अलम प्लस कार। किससे बना होता है अलंकार, किससे बना होता है, तो अलम प्लस कार। अलम प्लस कार से बनना होता है, जिसका अर्थ होता है आभूषण या गहना। आभूषण या गहना, आपको बता दें कि जिस प्रकार एक स्त्री की शोभा गहने या आभूषण पहनने से उसकी शोभा बढ़ जाती है, उसकी सुंदरता और निखर के आती है, उसी प्रकार काव्य की शोभा किससे होती है, अलंकार से होती है। जब काव्य में अलंकार का प्रयोग किया जाता है तो काव्य की शोभा क्या होती है, बढ़ जाती है। तो इसी तरह अलंकार को भी क्या कहा जाता है, आभूषण या गहना, क्योंकि ये काव्य की शोभा को बढ़ाता है। तो अलंकार का अर्थ क्या है, अलम प्लस कार अर्थात आभूषण या गहना। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को क्या कहते हैं, अलंकार। क्या कहते हैं, अलंकार। तो दो क्वेश्चन आपका यहीं से बन जाएगा कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। अलंकार किन शब्दों से मिलकर बना होता है, अलम प्लस कार। दो शब्दों से मिलकर बना होता है अलम प्लस कार। अब अलंकार के भेद कितने हैं, अलंकार के दो भेद हैं। अलंकार के मुख्य रूप से कितने भेद हैं, दो भेद हैं, दो प्रकार हैं, दो भेद हैं। एक शब्दालंकार और एक अर्थालंकार। मतलब जिसमें शब्द के बारे में जिस अलंकार का वर्णन होता है शब्द अलंकार होता है, जिसमें अर्थ छुपा रहता है वो क्या होता है, अर्थालंकार होता है। तो यहाँ पे शब्द अलंकार क्या है, अर्थालंकार के बारे में जान लेते हैं। अर्थालंकार क्या है, अर्थालंकार में उपमा अलंकार, अर्थ के द्वारा जिसमें अर्थ छिपा रहता है वो अर्थालंकार होता है। तो उपमा अलंकार इसमें ये अर्थालंकार का प्रकार है, अर्थालंकार का प्रकार है उपमा अलंकार। तो उपमा अलंकार क्या है, जब पंक्ति में योजक चिन्ह जिसे आप लोग डैश बोलते हैं, योजक चिन्ह इसे बोलते हैं। तो योजक चिन्ह आए तो योजक चिन्ह के तुरंत बाद कौन सा शब्द आए, सा, सम, सी, से, सरिस। योजक के बाद ये सब शब्द आए, इन शब्दों में से कोई भी शब्द आएगा तो वहाँ पे उपमा अलंकार होगा। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देख लीजिए, मुख चंद्रमा सा सुंदर है, कर कमल सा कोमल है। मुख चंद्रमा सा, यहाँ मुख चंद्रमा के बाद डैश है और फिर उसके बाद क्या है, सा आया ना। तो डैश के बाद मतलब योजक चिन्ह के तुरंत बाद सी, सा, सम, सी, से, सरिस, ये सब शब्द आए तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है, अर्था अलंकार होता है। यहाँ पे भी देखिए कर कमल सा कोमल, यहाँ पे डैश है और डैश के बाद क्या है, सा है। तो सा है मतलब यहाँ पे क्या है, कौन सा अलंकार है, उपअलंकार। मतलब इसमें क्या होता है, तुलना की जाती है, किसी से तुलना की। जैसे यहाँ पे मुख चंद्रमा सा सुंदर, मुख की तुलना किससे की गई है, चंद्रमा से। तो इससे भी आप समझ सकते हैं कि तुलना की जाती है तो कौन सा अलंकार होता है, उपमा अलंकार होता है। मुख चंद्रमा सा सुंदर, तो मतलब मुख की तुलना किससे की गई है, चंद्रमा से की गई है। कर मतलब होता है हाथ, कमल सा कोमल, हाथ किसके जैसा कोमल है, कमल सा। तो यहाँ कर मतलब हाथ की तुलना किससे की गई है, कमल से की गई है। तो ये रहा उपमा अलंकार। उम्मीद है कि कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा कि उपमा अलंकार क्या है। मतलब कोई भी पंक्ति दे दी जाएगी तो आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा कि उपमा अलंकार है क्या है। तो योजक चिन्ह के तुरंत बाद सा, सी, सम, से, सरिस ये सब शब्द आ जाएगा तो उपमा अलंकार होगा। और तुलना की जाएगी उससे भी आप समझ सकते हैं कि उपमा अलंकार होता है। रूपक अलंकार, जब पंक्ति में केवल योजक चिन्ह आए। देखिए अब रूपक अलंकार में भी योजक चिन्ह आता है, तो आप बोलेंगे योजक चिन्ह तो उपमा में भी आता है और योजक चिन्ह मतलब यही डैश तो उपमा में भी आता है, तो रूपक में भी आता है, तो हम समझेंगे कैसे। लेकिन उपमा अलंकार में योजक के बाद सा, सी, से, सम
सरिस, ये सब शब्द आएंगे तो उपमा अलंकार होगा। लेकिन जब योजक चिन्ह आए और शब्द में सा सी से ये सब शब्द ना आए तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार है। ये हम ट्रिक के द्वारा समझा रहे हैं आपको, जिससे आपको समझने में दिक्कत ना हो। एग्जाम में इस तरह की अगर कोई भी पंक्ति दे दी जाए तो आप अलंकार को समझने में कोई भी आपको परेशानी ना हो। तो यहाँ पे जैसे देखिए, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले। यहाँ चंद्र के बाद क्या दिया है? योजक चिन्ह दिया है। चंद्र के बाद क्या दिया है? योजक चिन्ह दिया है। लेकिन योजक चिन्ह के बाद सम सा सी से सरिस ये सब शब्द नहीं दिया है, तो इसका मतलब ये उपमा अलंकार होगा ही नहीं। तो कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार होता है। तो मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, यहाँ पे कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। एक दूसरा एग्जाम्पल और भी देख लीजिए। चरण, एक दूसरा अलंकार, चरण कमल बंदो हरियाई राम कृपा भव निशा सनाई। यहाँ चरण के बाद योजक चिन्ह दिया हुआ है, लेकिन योजक चिन्ह के बाद सा सी से सम सरिस ये सब नहीं दिया है। क्या दिया है? कमल दिया है। तो इसका मतलब ये उपमा अलंकार नहीं होगा। कौन सा अलंकार होगा? ये होगा आपका रूपक अलंकार। राम कृपा भव निशा सिरानी, भव के बाद क्या दिया है? योजक चिन्ह दिया है, और जिसके तुरंत बाद क्या है? निशा दिया है, जो कि सा सी से सम सरिस नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार। ये हम ट्रिक के द्वारा बताए हैं आपको, जिससे आपको दिमाग से आपके कभी ना निकले, हमेशा याद रहे और रटने का जरूरत नहीं पड़े। अगला है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है? यदि पंक्ति में, देखिए ये भी उद्रेक के द्वारा आप समझेंगे। यदि पंक्ति में ज्यो मानो इव मनु जनु जान मनहु जनहु ये सब शब्द आप याद कर लीजिए। यदि ये सब शब्द रहेंगे तो आप समझ जाइएगा कि कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई नेत्र मानो कमल है। मतलब जनु वर्षा, जनु कौन सा वर्ड? जनु कौन सा वर्ड है? मतलब यही बताया ना आपको, जनु वर्ड आएगा तो आप समझ जाइएगा कि उत्प्रेक्षा अलंकार है। नेत्र मानो कमल है, नेत्र मानो कमल है, तो मानो आया ना। मानो यहाँ पे हम आपको बताए थे कि ये सब शब्द आप याद कर लीजिए कि उत्प्रेक्षा अलंकार में आएगा, तो आप समझ जाइएगा कि उत्प्रेक्षा अलंकार है। मतलब कि जिस भी पंक्ति में ये शब्द आएगा तो आप समझ जाइएगा कि कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा। यहाँ तो यहाँ मानो, यहाँ पे जनु दिया है, तो इससे समझ में आ रहा है कि कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो ये शब्द आप लोग याद कर लीजिए। ज्यो मानो इव मनु जनु जान मनहु जनहु ये शब्द आप याद कर लेंगे तो आपको उत्प्रेक्षा अलंकार समझने में कभी भी दिक्कत नहीं आएगा। एक दूसरा एग्जाम्पल भी देख लीजिए। सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात मनहु नीलमी शैल पर आतप पड़ियो प्रभात। तो सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात मनहु शब्द आया ना, मनहु शब्द आया तो आप समझ जाएंगे कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम आपको इतना सब कुछ रटने का जरूरत नहीं है, इसका परिभाषा क्या कुछ, बस सीधे से आप ये याद रखेंगे तो आपको उत्प्रेक्षा अलंकार समझ में आ जाएगा। अब इसके बाद आपका है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार क्या है? जहाँ किसी गुण या स्थिति का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है, मतलब अतिशयोक्ति हाइपर बोल। तो जब किसी गुण या स्थिति का मतलब उसका जो गुण है या जिस स्थिति में है उसको बहुत बढ़ा चढ़ा के बोला जाता है, तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? अतिशयोक्ति अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? अतिशयोक्ति अलंकार। तो यहाँ पे देखिए, आगे नदियाँ पड़ी अपार, एग्जाम्पल देखिए, आगे नदियाँ पड़ी अपार घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार तब तक चेतक था उस पार। देखिए आपको सेंटेंस पढ़ने में ही समझ में आ जाएगा कि ये यहाँ पे जो पंक्ति है, पंक्ति को आपको पढ़ते ही समझ में आ जाएगा कि अतिशयोक्ति अलंकार है। आगे नदियाँ पड़ी अपार, मतलब यहाँ बहुत नदियाँ, मतलब बहुत बढ़ गया है, नदी बहुत ज़्यादा पानी बढ़ गया है। और घोड़ा उतरे कैसे पार, मतलब तो घोड़ा इतना सारा पानी है तो घोड़ा उस पार तो नहीं जा सकता, उस पार तो जा नहीं सकता है। अब यही बात राणा सोच रहे, राणा ने सोचा इस पार तब चेतक था उस पार, मतलब राणा ये बात सोच ही रहे थे तो चेतक उस पार हो गया। तो ये बात तो अतिशयोक्ति है कि नदियाँ पार है, चेतक मतलब राणा सोच रहे हैं तो चेतक उस पार, मतलब घोड़ा जो है, चेतक मतलब वही घोड़ा के लिए है, तो उस पार कैसे हो सकता है? तो ये बात को बहुत बढ़ा चढ़ा के बोला जा रहा है। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? अतिशयोक्ति। आप पंक्ति को देखते ही समझ जाएंगे कि बात को बहुत बढ़ा चढ़ा के बोला गया है, तो कौन सा अलंकार होगा? अतिशयोक्ति अलंकार होगा। मानवीकरण अलंकार, जब प्राकृतिक वस्तुओं में पेड़ पौधे बादल आदि में
पेड़ पौधे बादल आदि में मानवीय भावनाओं के होने का वर्णन हो, तब वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? मानवीकरण अलंकार। मतलब जो नॉन लिविंग निर्जीव चीज़ें हैं उसमें मानवीकरण, मतलब उसमें सजीव रूप दे दिया जाता है, निर्जीव चीज़ों को सजीव रूप दिया जाता है, तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे यहाँ पे देखिए फूल हंसे कलियां मुस्काई। फूल हंसे, फूल क्या है? मतलब फूल तो हंस नहीं सकता है ना, फूल को मानवीकरण मतलब मानव का रूप बना दिया गया है। ऐसे मानव हंसते हैं तो उस तरह से यहाँ मानवीकरण कर दिया गया है। सागर के उस पार नाच नाच कर रही लहरें मधुर गान। तो यहाँ पे सागर के उस पार लहरें नाच नाच कर, लहरें को क्या बोला गया है? लहरें नाच रही हैं और गान भी कर रही हैं। तो ये क्या है? लहरों को मानवीकरण दे दिया, मतलब मानव का रूप दे दिया गया कि मानव जैसे नाचते हैं, गाना गाते हैं, तो ये क्या हो गया? मानवीकरण हो गया। मतलब निर्जीव चीज़ों को सजीव बना दिया जाता है, तो वहाँ पे मानवीकरण होता है। ये तो आपका हो गया सारा अर्थालंकार। अब हम शब्दालंकार के बारे में समझेंगे। शब्दालंकार क्या है? शब्दालंकार के भेद, यहाँ शब्दों के द्वारा हम लोग अलंकार को पहचानेंगे। तो शब्दालंकार के भेद क्या है? अर्थ के आधार पर शब्दालंकार 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें क्या क्या है? अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। तो हम लोग अनुप्रास अलंकार के बारे में जानते हैं। वर्ण बार बार आए तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। ये देखिए हम इसका परिभाषा बहुत बढ़ा चढ़ा के नहीं, एकदम शॉर्टकट में लिखे हैं, जिससे आप लोग समझ पाएँ और आप आसानी से कोई भी पंक्ति देख के पहचान पाएँ। तो यहाँ पे वर्ण बार बार आए मतलब वर्णों की बार बार आवृत्ति हो, मतलब वर्ण बार बार आए तो कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल आप देख लीजिए इस पंक्ति में, चारू चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। तो यहाँ पे च वर्ड जो है, चारू में च आया, चंद्र में च आया, चंचल में च आया, तो यहाँ पे च वर्ण की आवृत्ति मतलब च वर्ण क्या हो रहा है? बार बार आ रहा है, तो कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। अब अगला क्या है? अगला एग्जाम्पल देख लीजिए, मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज वेश का उजियाला। तो यहाँ मधुर में भी म है, इस मधुर में भी म है, मुस्कान में भी म है, मनोहर में भी म है, मनुज में भी म है। तो म वर्ड की क्या हो रही है? बार बार आवृत्ति हो रही है, मतलब बार बार आ रहा है म वर्ड। कोई भी वर्ड बार बार आए तो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। तो आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि कोई भी वर्ड बार बार आता है तो अनुप्रास अलंकार होता है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे यमक अलंकार। ये अनुप्रास, यमक, श्लेष, ये क्या है? कभी कभी लिया जाता है कि यमक अलंकार कौन सा अलंकार है? तो शब्द अलंकार है। कौन सा अलंकार है? शब्द अलंकार। तो इस तरह से भी आप दिमाग में रखिएगा सब सारी चीज़ों को। तो यमक अलंकार एक ही शब्द के एक से अधिक बार अर्थ हो या एक ही शब्द एक से अधिक बार आए, मतलब एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और अर्थ क्या हो? अनेक हो। क्या हो? अनेक हो। तो क्या होता है वहाँ पे? क्या होता है वहाँ पे? होता है यमक अलंकार। जैसे यहाँ पे देख ली, कनक कनक ते 100 गुनी, माँ दकता अधिकार, वाह खाए बौराय, नर या पाए बौराय। कनक, यहाँ कनक शब्द 2 बार आया है, जिसका कि अर्थ क्या है? अलग अलग अर्थ है, अनेक अर्थ है। तो यहाँ एक कनक शब्द का अर्थ है सोना और एक कनक शब्द का अर्थ है धतूरा। तो कनक कनक ते 100 गुनी, माँ दकता अधिकार, मतलब एक सोना जब कोई पा जाता है तो भी बौरा जाता है, धतूरा खा ले जाता है तो भी बौरा जाता है। तो सोना कोई पा जाएगा तो पागल हो जाएगा कि उसके लिए इसके पास इतना सोना आ गया, और धतूरा भी खा लेगा तो क्या होगा? पागल जैसा हो जाएगा। तो दोनों का अर्थ अलग अलग है, और यहाँ पे एक ही शब्द का 2 बार आए हैं, जो कि जिसका अर्थ अनेक है। काली घटा का घमंड घटा। काली घटा, यहाँ घटा शब्द 2 बार आया है, यहाँ काली घटा, घटा मतलब बादल हो गया, घमंड घटा, घमंड घटा मतलब घटना। तो यहाँ पे घटा मतलब बादल, घटा मतलब घटना। तो एक और एग्जाम्पल है, माला फेरत जुग गया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी के, मन का फेर। तो यहाँ पे मन का वर्ड 2 बार आया है, मन का 3 बार आया है, जिसका कि अलग अलग अनेक अर्थ है। अब श्लेष अलंकार हम लोग देखते हैं। श्लेष अलंकार क्या है? एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, मतलब एक ही शब्द
उनके अनेक अर्थ होते हैं। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब यहाँ एक ही शब्द है पानी, और यही पानी का अर्थ क्या है, अनेक अर्थ है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुस मास चून। तो यहाँ पे पानी का अर्थ मनुष्य के संदर्भ में है, जब इसका मतलब विनम्रता से है। तो रहीम कह रहे हैं कि मनुष्य को हमेशा विनम्रता होना चाहिए, यानी पानी मतलब विनम्र। अब पानी का दूसरा अर्थ आभा, तेज या चमक से है, जिसके बिना मोती का कोई मूल्य नहीं है। मतलब कोई मूल्य नहीं है, आभा से मतलब तेज और आभा से, जिसके बिना मोती का कोई मूल्य नहीं है। तो यह हुआ आपका श्लेष अलंकार। तो सारे ही अलंकार मैंने आपको ट्रिक के द्वारा समझाए हैं, जिसे आप लोग 1-2 बार 3 बार वीडियो को देखेंगे, बार बार देखेंगे, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब जब भी अलंकार का कोई भी क्वेश्चन आएगा, आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। आपको 1 सेकेंड भी नहीं लगेगा, 1 सेकेंड भी मतलब मिनट भी नहीं लगेगा, सेकेंड में आप लोग उसको 1 सेकेंड में इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये रहा आपका अलंकार का टॉपिक, जो कि मैंने ट्रिक और बहुत ही आसान भाषा में समझाया। तो अगर सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी तरह की टॉपिक की तैयारी करने के लिए, क्वेश्चन की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। और सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि आपका लाइक शेयर और सब्सक्राइब ही हमें मोटिवेट करता है इस तरह के क्वेश्चन लाने के लिए, इस तरह की तैयारी कराने के लिए, जिससे आप लोग की अच्छी तैयारी हो सके और आप अपने एग्जाम में सफल हो सके। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।